क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि एक सुई के बारीक छेद में धागा पिरोने और अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक विशालकाय रॉकेट बनाने में क्या समानता है? हम्म सतह पर देखें तो ये दोनों काम एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत ही लगते हैं। बिल्कुल। मतलब एक काम बहुत ही साधारण और घरेलू है, जबकि दूसरा अत्याधुनिक विज्ञान का चरम है। हाँ, लेकिन असल में ये दोनों ही काम दुनिया की सबसे जटिल, सबसे उन्नत और सबसे रहस्यमयी मशीन के बिना पूरी तरह से असंभव है। और वो मशीन इस वक्त उस फोन या स्टीयरिंग व्हील को पकड़े हुए है, जो शायद कोई श्रोता अभी इस्तेमाल कर रहा हो। जी हाँ, हमारे अपने हाथ। सही बात है। हम दिन भर में हजारों बार अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, दरवाजा खोलने के लिए, खाना खाने के लिए या बस टाइप करने के लिए। बिल्कुल, लेकिन हम शायद ही कभी रुककर इस बात पर विचार करते हैं कि ये गतिविधियां अपने आप में कितनी बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं। मतलब ये सिर्फ मांस और हड्डियों के टुकड़े नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज के हमारे इस विश्लेषण का आधार हाथ की करामात नामक एक बेहद दिलचस्प लेख है। और ये कोई साधारण एनाटॉमी क्लास नहीं होने वाली है। एकदम सही। हमारा उद्देश्य आज केवल शरीर रचना विज्ञान की किताब पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे ये हाथ विकासवाद का सबसे बड़ा चमत्कार है। हाँ, जिन्होंने इंसानों को गुफाओं से निकालकर आज की इन गगनचुंबी इमारतों तक पहुंचाया है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले उस टीम से मिलते हैं जो इस हाथ को पूरा करती हैं। बिल्कुल। स्रोत में हमारी इन 5 उंगलियों के बहुत ही सुंदर और पारंपरिक भारतीय नाम दिए गए हैं। ये हैं अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा या बीचली, अनामिका और आखिर में कनिष्ठा। पता है, ये नाम महज नाम नहीं है। ये हर एक उंगली की एक विशिष्ट पहचान और उसके कार्य को दर्शाते हैं। प्रकृति ने इनमें से हर एक को एक खास आकार और कोण दिया है। जब ये पांचों उंगलियां एक साथ एक सिम्फनी की तरह काम करती है, तब वो जादू होता है जिसने मानव सभ्यता की नींव रखी है। अरे वाह! और इसी सिम्फनी को समझने के लिए स्रोत में एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है, सुई में धागा डालने का। ओ हाँ, वो हिस्सा बहुत ही शानदार है ना? एक पल के लिए इस पूरी प्रक्रिया को धीमी गति में विजुलाइज करते हैं। बाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी ने एक बहुत ही पतली चिकनी सुई को पूरी मजबूती से पकड़ रखा है ताकि वो हिले नहीं। बिल्कुल। और उसी समय दाहिने हाथ की उंगलियां एक नरम मुड़ने वाले धागे को पकड़ती हैं। हाँ, अब चुनौती यह है कि धागे को बिना ऐंठे बिल्कुल सीधा रखते हुए सुई के उस नन्हे से छिद्र में डालना है। मतलब ये काम हम बिना ज्यादा सोचे कर लेते हैं। लेकिन इसके पीछे की भौतिकी और जीव विज्ञान क्या है, ये तो किसी अत्याधुनिक जैविक क्रेन या स्विस आर्मी चाकू की तरह लगता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये महज उंगलियों का काम नहीं है। अच्छा। हाँ, ये मस्तिष्क और त्वचा के बीच चलने वाले एक सुपर फास्ट ब्रॉडबैंड कनेक्शन का नतीजा है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन मतलब ये कैसे काम करता है? हमारी उंगलियों के पोरों में, जिन्हें हम फिंगर टिप्स कहते हैं, वहाँ हजारों की संख्या में बेहद संवेदनशील नर्व एंडिंग्स या तंत्रिकाएं होती हैं। तो जब कोई व्यक्ति धागा पकड़ता है तो ये तंत्रिकाएं हर मिलीसेकंड में मस्तिष्क को डेटा भेज रही होती हैं। किस तरह का डेटा? डेटा जैसे कि धागे का तनाव कितना है, क्या वो फिसल रहा है, क्या दबाव बहुत ज्यादा है जिससे धागा मुड़ जाएगा। अरे वाह! मतलब ये सब इतनी तेजी से हो रहा होता है? बिल्कुल। मस्तिष्क इस डेटा को प्रोसेस करता है और वापस मांसपेशियों को निर्देश भेजता है कि दबाव को कुछ माइक्रोग्राम कम या ज्यादा किया जाए। ये तो कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी आधुनिक स्पोर्ट्स कार का स्मार्ट सस्पेंशन सिस्टम हो। हाँ, एकदम सही तुलना है। जो सड़क के हर छोटे गड्ढे और कंकड़ को भांपकर पहियों का दबाव अपने आप एडजस्ट कर लेता है। स्रोत में हाथों की कई क्रियाओं का जिक्र है। पकड़ना, दबाना, ऐंठना, धकियाना और मोड़ना। तो मैं सोच रहा था, क्या धरती पर कोई और ऐसा जीव है जो एक ही अंग से इतने सारे काम इतनी सटीकता से कर सकता है? नहीं, और यही वो चीज है जो हमें अलग बनाती है। कैसे? मतलब जानवरों में तो बहुत ताकत होती है। जानवरों के साम्राज्य में ऐसे कई जीव हैं जिनके पास हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर अंग है। बाघ के पंजे शिकार की हड्डियां तोड़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और बंदरों के हाथ उन्हें पेड़ों की डालियों पर झूलने के लिए एक बेहद मजबूत हुक जैसी पकड़ देते हैं। लेकिन उससे डेक्सटेरिटी यानी सूक्ष्म कारीगरी नहीं कह सकते। कारीगरी? ताकत और सटीकता का जो संतुलन एक मानव हाथ में है वो अद्वितीय है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। जी पूछिए। अगर बात सिर्फ उंगलियों और बनावट की है,
तो चिंपांजी और बंदरों के पास भी तो हाथ होते हैं। बिल्कुल होते हैं। और उनके पास भी अंगूठा होता है। फिर वे हमारी तरह सुई में धागा क्यों नहीं पिरो पाते, या कोई घड़ी क्यों नहीं ठीक कर पाते? ऐसा क्या है जो हमारे हाथों को उनके हाथों से इतनी अलग लीग में खड़ा कर देता है? ये बहुत ही सटीक सवाल है, और इसका जवाब केवल हाथों की हड्डियों में नहीं है, बल्कि हमारे मस्तिष्क में भी छिपा है। मस्तिष्क में? हाँ, ये सच है कि प्राइमेट्स यानी बंदरों और चिंपांजी के पास भी अंगूठा होता है, लेकिन उनका अंगूठा इंसानों के अंगूठे के मुकाबले काफी छोटा होता है। अच्छा, आकार का फर्क है। हाँ, और उनकी बाकी उंगलियां लंबी और मुड़ी हुई होती हैं, जो कि पेड़ों पर लटकने के लिए अनुकूल हैं। लेकिन इंसानी अंगूठा लंबा और अधिक लचीला होता है। और इससे भी बड़ी बात, हमारे मस्तिष्क का मोटर कॉर्टेक्स, वो हिस्सा जो गतिविधियों को नियंत्रित करता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल हमारे हाथों और उंगलियों को समर्पित है। अरे वाह! यानी हमारा हार्डवेयर भी अलग है और हमारा सॉफ्टवेयर भी कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का तालमेल ही असली खेल है। बिल्कुल। अब अगर हम इस पूरे हार्डवेयर यानी हाथ की बात करें, तो सारी उंगलियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इस पूरी टीम का एक निर्विवाद कप्तान भी है। हाँ, और वो है हमारा अंगूठा। बिल्कुल। स्रोत में कलम से लिखने का उदाहरण दिया गया है। कागज पर कोई भी शब्द लिखने के लिए हम उंगलियों के बीच कलम फंसाते हैं, लेकिन जरा कल्पना करके देखिए कि अंगूठे को हथेली से चिपका लिया जाए और फिर लिखने की कोशिश की जाए। ये तो लगभग असंभव हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल असंभव। बिना अंगूठे के कलम को स्थिरता से पकड़ना तो दूर, उसे जमीन से उठाना भी बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। सही बात है। विज्ञान की भाषा में इसे ओपोजिबल थंब कहा जाता है। ओपोजिबल थंब, इसका वास्तव में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये बाकी उंगलियों के विपरीत दिशा में होता है? हाँ, लेकिन इसके पीछे एक खास तरह का जोड़ या जॉइंट काम करता है, जिसे सैडल जॉइंट कहते हैं। सैडल जॉइंट? हाँ, ये जोड़ अंगूठे को हथेली के पार जाने और बाकी चारों उंगलियों के पोरों को छूने की आजादी देता है। जब अंगूठा किसी उंगली के पोर से मिलता है तो वो एक लॉकिंग मैकेनिज्म बनाता है। इसे पिंसर ग्रास्प या चिमटी जैसी पकड़ कहते हैं। पिंसर ग्रास्प, अच्छा। हाँ, यही वो पकड़ है जो एक नन्हे बीज को उठाने से लेकर किसी पेचकस को घुमाने तक की ताकत और संतुलन देती है। इस लॉकिंग मैकेनिज्म को समझते ही मुझे स्रोत में दी गई वो प्रसिद्ध पौराणिक कथा याद आ रही है, गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी। ओ हाँ, वो उदाहरण बहुत ही सटीक है यहाँ पर। हम सब ने सुना है कि एकलव्य ने अपने कौशल से सबको हैरान कर दिया था। हाँ? और फिर द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया था। बिल्कुल। मतलब बचपन में ये कहानी सुनते हुए लगता था कि उन्होंने बस कोई एक उंगली मांग ली। हाँ, हमें लगता था कि बस एक उंगली ही तो है। लेकिन अब इस बायोमैकेनिक्स को समझने के बाद ये स्पष्ट होता है कि द्रोणाचार्य कोई साधारण गुरु नहीं थे। वे शरीर विज्ञान और तकनीक के गहरे जानकार थे। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो द्रोणाचार्य का अंगूठा मांगना कोई संयोग नहीं था। नहीं, वे जानते थे कि तीरंदाजी में धनुष की प्रचंचा यानी डोरी को खींचने के लिए 3 उंगलियों का इस्तेमाल होता है। लेकिन उस भारी दबाव को रोककर रखने के लिए अंगूठे का लॉक होना अनिवार्य है। ओह, तो अंगूठा लॉक का काम करता है। अंगूठा वो एंकर है जो सारी ऊर्जा को साधता है। अंगूठा कटने का मतलब था उस लॉकिंग मैकेनिज्म का खत्म हो जाना। क्या बात है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य की कला नहीं छीनी, उन्होंने उसके हाथ की वो बुनियादी इंजीनियरिंग छीन ली जो तीरंदाजी के लिए जरूरी थी। तो क्या ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि यही अंगूठा वो मास्टर की या मुख्य चाबी है जिसने इंसानों को जानवरों की कतार से निकालकर एक अलग मुकाम पर खड़ा कर दिया? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर हम औजार ही नहीं पकड़ पाते तो आज हम जहां हैं वहां कभी नहीं पहुंचते। ये बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है। विकासवाद के इतिहास में जब हमारे पूर्वजों ने पेड़ों से उतरकर जमीन पर 2 पैरों पर चलना शुरू किया तो उनके हाथ आजाद हो गए। लेकिन उन आजाद हाथों को औजार बनाने, पत्थरों को तराशकर धारदार हथियार बनाने और 2 पत्थरों को रगड़कर आग जलाने जैसे बारीक और ताकतवर कामों के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो अंगूठा था। हाँ, वो यही ऑपोजिबल थंब था। इसी ने हमें पत्थर के औजार बनाने से लेकर आज माइक्रोचिप्स बनाने तक का सफर तय करवाया है। माइक्रोचिप्स और तकनीक की बात करें तो हमारा स्रोत हमें सीधे प्राचीन काल के औजारों से निकालकर आधुनिक युग में ले आता है। हाँ, मशीनी युग में। ये युग कंप्यूटर का है, मशीनों का है और सबसे बढ़कर रोबोटिक्स का है। बिल्कुल।
आज रोबोट कारखानों में भारी कारें उठा रहे हैं, वे टेलीफोन की घंटी सुनकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी जा रहे हैं। हाँ, तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन स्रोत एक बहुत ही स्पष्ट और चौंकाने वाला दावा करता है। रोबोट के हाथों में कभी भी इंसान की उंगलियों जैसी कारीगरी या सूक्ष्मता नहीं आ सकती। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मेरी नज़र में एक रोबोट 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। तो फिर वो एक साधारण से मानव हाथ की बराबरी क्यों नहीं कर सकता? इसकी पीछ अच्छा, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि एक मशीन केवल एक प्री प्रोग्राम निर्देश का पालन करती है, जबकि इंसान का हाथ स्थिति के अनुसार अपनी पकड़ को तुरंत बदल सकता है? आपका ये विचार सही दिशा में है, लेकिन इसके पीछे की वैज्ञानिक बाधा को समझना और भी जरूरी है। अच्छा, वो क्या है? रोबोटिक विज्ञान में इसे एक बहुत बड़ी चुनौती माना जाता है। रोबोटिक हाथ मोटरों और कृत्रिम सेंसरों पर निर्भर करते हैं। वे ये तो सटीक रूप से माप सकते हैं कि किसी स्टील के पाइप को उठाने के लिए कितने न्यूटन बल की आवश्यकता है। हाँ, गणित तो उनका पक्का है। लेकिन जब बात एक कच्चे अंडे को पकड़ने की आती है तो मामला उलझ जाता है। क्यों? क्या रोबोट का सेंसर ये नहीं बता सकता कि अंडा टूट जाएगा? सेंसर बता सकता है, लेकिन जैसा कि हमने सुई और धागे के उदाहरण में देखा, इंसान की त्वचा का वो सुपर कंप्यूटर नेटवर्क हर पल, हर माइक्रोग्राम के दबाव को एडजस्ट करता है। ओह, मतलब रियल टाइम में? हाँ, रोबोट के पास प्रोप्रियोसेप्शन यानी अंतरिक्ष में अपने अंगों की स्थिति का वो जैविक एहसास नहीं होता। प्रोप्रियोसेप्शन? एक इंसान जब किसी नवजात बच्चे को उठाता है तो उसके हाथ की हजारों तंत्रिकाएं एक साथ मिलकर एक ऐसा जटिल डेटा प्रोसेस कर रही होती हैं जिसे आज तक का कोई भी उन्नत एल्गोरिदम डिकोड नहीं कर पाया है। मानव हाथ और मस्तिष्क का ये फीडबैक लूप इतना तेज है कि मशीनें इसकी नकल करने में हाफ जाती हैं। यानी जो काम हमारे लिए बिल्कुल ऑटोमेटिक है, वो मशीनों के लिए एक अनसुलझी पहेली है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत सिर्फ इस यांत्रिक पहलू पर ही नहीं रुकता, वो इससे एक कदम और आगे जाता है। हाँ, एक दार्शनिक स्तर पर। जब कोई कुशल चित्रकार कैनवस पर अपनी उंगलियों से रंग भरता है या कोई संगीतकार वायलिन के तारों पर अपनी उंगलियां फिराता है, तो वो केवल बल की गणना नहीं कर रहा होता, उसमें एक भावना होती है। ठीक कहा। रोबोट के पास कारीगरी नहीं हो सकती क्योंकि कारीगरी केवल एक यांत्रिक काम को पूरा करना नहीं है। तो फिर क्या है? वह मनुष्य के विचार, उसकी कला और उसकी समझ का भौतिक विस्तार है। मशीन एक पेंटिंग की हूबहू नकल कर सकती है, लेकिन वो उस ब्रश स्ट्रोक में छिपी भावना को पैदा नहीं कर सकती। विचार और भावना का ये भौतिक विस्तार, ये एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल है। और यहीं से स्रोत एक बहुत ही गंभीर दार्शनिक और नैतिक धरातल पर प्रवेश करता है। ये लेख का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। अब तक हमने हाथों की अद्भुत क्षमता, उनके विकासवादी इतिहास और उनकी बेजोड़ इंजीनियरिंग को समझा, लेकिन एक बहुत बड़ा और बेचैन करने वाला सवाल यह है कि इस असीमित क्षमता का उपयोग कैसे होता है। सही बात है। यहाँ लेखक ने हाथों की इस तटस्थता या न्यूट्रलिटी को स्पष्ट करने के लिए इतिहास के कुछ बेहद संवेदनशील और चरम उदाहरण दिए हैं। हाँ। उनका उद्देश्य ये दिखाना है कि हाथ अपने आप में सिर्फ एक उपकरण है। स्रोत एक तरफ उन हाथों का जिक्र करता है जो जीवन देते हैं, जो सांत्वना देते हैं, जैसे मदर टेरेसा के हाथ जिन्होंने अपना पूरा जीवन रोगियों और असहायों की सेवा में लगा दिया। बिल्कुल। या फिर एक कुशल सर्जन के हाथ जो अपनी उंगलियों की उस जादुई कारीगरी से एक बेहद जटिल ऑपरेशन करके किसी मरते हुए इंसान को नया जीवन देते हैं। ये सृजन का उदाहरण है। लेकिन ठीक उसी पन्ने पर स्रोत हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई भी याद दिलाता है। हाँ, और हमें यहाँ ये साफ कर देना चाहिए कि हम सिर्फ स्रोत में दिए गए ऐतिहासिक तथ्यों पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर सिर्फ लेख के उदाहरण रख रहे हैं। स्रोत कहता है कि ये वही मानव हाथ है, वही ओपोजिबल थंब, वही तंत्र का तंत्र, जिनसे जर्मनों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। हाँ। और ये वही मानव हाथ थे जिनसे नाथूराम गोडसे ने ट्रिगर दबाकर महात्मा गांधी को गोली मारी थी। ये सच में मतलब शारीरिक संरचना वही है, उंगलियों का वो अद्भुत तालमेल वही है, लेकिन परिणाम एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। एक जीवन दे रहा है तो दूसरा जीवन छीन रहा है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? हम जब हाथ की इस शानदार यांत्रिक क्षमता की तारीफ करते हैं तो हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हाथ अपने आप में केवल एक उपकरण है, एक टूल की तरह। हाँ, एक बहुत ही उन्नत, बेजोड़,
जैविक उपकरण, लेकिन प्रकृति की अदालत में कोई भी उपकरण अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। उसकी अपनी कोई नैतिकता नहीं होती। बिल्कुल। एक शेर का पंजा जब शिकार करता है तो वो अनैतिक नहीं है, वो सिर्फ प्रकृति का नियम है। तो फिर इंसानों के मामले में ये नैतिकता कहाँ से आती है? अगर हाथ सिर्फ एक मशीन है तो इस मशीन को चलाने वाले ड्राइवर की जिम्मेदारी क्या है? नैतिकता उस ऑपरेटर से आती है, यानी मानव मस्तिष्क से, जो उन हाथों को निर्देश दे रहा है। नैतिकता इंसान की नीयत, उसकी चेतना और उसके विचारों से पैदा होती है। बिल्कुल सही कहा। जैसा कि आपने सर्जन का उदाहरण दिया, एक ही सर्जिकल ब्लेड से एक सर्जन किसी का ट्यूमर निकालकर उसकी जान बचा सकता है। हाँ। और उसी ब्लेड से कोई अपराधी किसी की जान ले सकता है। यानी गलती ब्लेड की नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब हम इतिहास के इन अंधकारमय पलों को देखते हैं, जहां हाथों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर विनाश के लिए हुआ, तो वो हाथों की या विकासवाद की विफलता नहीं थी। तो फिर वो क्या था? वो मानव चेतना और मानवीय करुणा की विफलता थी। सृजन और विनाश का ये नैतिक द्वंद्व हमेशा से इंसान के वजूद का हिस्सा रहा है। हाथों ने तो बस हमारे दिमाग में पल रहे इरादों को एक भौतिक रूप दिया है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि प्रकृति ने या विकासवाद ने हमें एक इतनी बड़ी ताकत सौंप दी है, वो भी बिना किसी मैनुअल या नियम पुस्तिका के, कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। हाँ, कोई निर्देश पुस्तिका नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। पूरी जिम्मेदारी हमारे अपने कंधों पर डाल दी गई है। बिल्कुल। शायद इसीलिए स्रोत का अंतिम हिस्सा इतना अधिक मार्मिक और शक्तिशाली है। हाँ, वो हिस्सा बहुत ही गहरा है। ये लेख किसी वैज्ञानिक निष्कर्ष पर खत्म नहीं होता, बल्कि ये एक मानवीय प्रतिज्ञा के साथ समाप्त होता है। स्रोत में ये आह्वान किया गया है कि हमें ये फैसला करना चाहिए, ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि मैं अपने हाथों का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करूंगा। बहुत ही सुंदर पंक्ति है। और फिर लेखक आगे कहते हैं कि इन हाथों को सीने पर रखो और काम ना करो दुनिया की बेहतरी और खुशी के लिए। तो इन सब का क्या मतलब है? मतलब हमने अपनी बात उंगलियों के जोड़ों और नसों के विज्ञान से शुरू की थी, फिर हम बंदरों और विकासवाद पर आए, फिर हमने रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात की। हाँ, एक लंबा सफर तय किया। और अंत में हम पूरी तरह से मानवीय दर्शन और नैतिकता के मुहाने पर आ खड़े हुए हैं। इसका मतलब बहुत स्पष्ट और गहरा है। क्या? सच्ची करामात केवल इन हड्डियों, मांसपेशियों और नसों के उस सूक्ष्म जाल में नहीं छिपी है। तो असली करामात कहाँ है? असली करामात उस जिम्मेदारी को समझने में है जो इस असीमित शक्ति के साथ उपहार में आती है। विकासवाद ने लाखों साल लगाकर हमारे हाथों को इस काबिल बनाया है कि हम पहाड़ों को चीरकर रास्ते बना सकें और दुनिया को बदल सकें। बिल्कुल। लेकिन अब ये तय करना हमारी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया को किस दिशा में बदलते हैं। सही बात है। जब हम इन हाथों को सीने पर रखने की बात करते हैं तो हम दरअसल अपनी उस उन्नत यांत्रिक क्षमता को अपनी मानवीय संवेदना के साथ जोड़ रहे होते हैं। हाँ, एक पुल बना रहे होते हैं। हाँ, यह इस बात का प्रतीक है कि शक्ति, चाहे वो तकनीकी हो या शारीरिक, हमेशा करुणा के अधीन होनी चाहिए। बिना करुणा के ये इंजीनियरिंग विनाश का कारण बन सकती है। शक्ति हमेशा करुणा के अधीन होनी चाहिए। ये इस पूरे विश्लेषण का एक बहुत ही सुंदर और सटीक निष्कर्ष है। धन्यवाद। हमने आज देखा कि कैसे सुई में धागा पिरोने वाली वे उंगलियां बिना अंगूठे के लॉकिंग मैकेनिज्म के बिल्कुल बेबस हो जाती हैं। बिल्कुल। हमने समझा कि क्यों कोई भी एडवांस्ड रोबोट हमारे काम तो कर सकता है, लेकिन वो उस स्पर्श, उस मानवीय कला और उस रियल टाइम सेंसरी फीडबैक की जगह कभी नहीं ले सकता जो हमारी त्वचा में बसा है। हाँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने ये समझा कि ये हाथ जो औजार बनाकर सभ्यता रचने के भी उतने ही सक्षम है जितने बम गिराकर उसे खत्म करने के अंततः हमारे विचारों के ही गुलाम हैं। बिल्कुल सही। जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। अगली बार जब भी कोई व्यक्ति कोई दरवाजा खोले, किसी अजनबी से हाथ मिलाए या फिर बस अपने फोन की स्क्रीन पर कुछ स्वाइप करे, तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचना चाहिए। ये कोई साधारण सी रोजमर्रा की घटना नहीं है। ये विकासवाद के लाखों सालों के इतिहास का परिणाम है। हाँ, लाखों सालों की मेहनत है। अनगिनत पीढ़ियों का संघर्ष और पूरी दुनिया को बदल कर रख देने की ताकत उन छोटी छोटी उंगलियों के पोरों पर टिकी है। बिल्कुल। प्रकृति का वो ब्लूप्रिंट जो शुरुआत में बहुत उलझावा लगता था, आज दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन बन चुकी है। कल ये हाथ क्या नया रचने वाले हैं? क्या हम सामूहिक रूप से उस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं जो प्रकृति ने इन हाथों के रूप में हमें सौंपी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए।
आज के हमारे इस विश्लेषण में बस इतना ही, जहां हमने उस करामात की परतों को खोलने की कोशिश की जो हर पल, हर दिन हमारे साथ होती है। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।